Hello everyone. So today we will discuss about the topic structure chart. So structure chart क्या है? नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट, कि जो भी चीज आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट में इंक्लूड कर देते हैं। इससे पहले हमने फॉर्म डिजाइन को देखा है, ईआर डायग्राम को देखा है। सो जो भी आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो, उससे रिप्रेजेंटेशन करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो वो किसकी फॉर्म में होती है? चार्ट्स की फॉर्म में होती है, डायग्राम की फॉर्म में होती है। सो स्ट्रक्चर चार्ट भी क्या है? जो भी आपके सिस्टम के ऑपरेशंस हैं, वर्किंग है, जब उसको वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डीएफडी को डिस्कस किया था, जो था हमारा डाटा फ्लो डायग्राम। जो क्या करता था, डाटा फ्लो क्या होता है कि कितना डाटा हमारे पास आ रहा है, कितना हमारे सिस्टम से बाहर जा रहा है, उसके फ्लो को, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड जो डाटा फ्लो कर रहा था उसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफाइन कर रहा था उसको हम बोलते थे जो हमारा डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। सिमिलरली जो हमारा स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो भी डाटा फ्लो डायग्राम जैसा ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल्ड होता है। इट इज अ चार्ट डिराइव्ड फ्रॉम डाटा फ्लो डायग्राम, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर चार्ट है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? डाटा फ्लो डायग्राम से डिराइव हुआ है। और डाटा फ्लो डायग्राम क्या था? जिसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, डाटा फ्लो, यानी कि जिसने डाटा के फ्लो को एक्सप्लेन किया हो डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफिकली उसने रिप्रेजेंट किया है कि हमारा डाटा कितना फ्लो करता है, कितना डाटा हमारे पास आता है, कितना जाता है, कैसे वो फ्लो कर रहा है, इनसाइड कितना है और आउटसाइड कितना है। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, जिसके हमने दो टाइप भी किए थे, लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम एंड फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम। और स्ट्रक्चर चार्ट क्या है? वो भी हमारे डाटा फ्लो डायग्राम से ही डिराइव हुए हैं, यानी कि वो भी एक तरीके से डाटा फ्लो डायग्राम ही है, लेकिन मोर डिटेल्ड फॉर्म में, ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में है। इट रिप्रेजेंट द सिस्टम इन मोर डिटेल्ड देन डाटा फ्लो डायग्राम, यानी कि जो आपका सिस्टम है उसकी वर्किंग को, उसके डाटा को वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में, ज्यादा डिटेल्ड और एक्सपेंड करके उसे क्या करता है? आपको शो करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है बहुत डिटेल में और एक्सपेंशन में। उसको हम बोलते हैं structure chart. It to break down the entire system into lowest functional modules and describe the functions and subfunctions of each module of the system in detail. कि इसको डिटेल में इवेल्युएशन करनी होती है, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए क्या कर देता है? आपके सारे सिस्टम को छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। पहले मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, फिर उन्हें भी सब मॉड्यूल में डिवाइड कर देता है, और हर मॉड्यूल को और सब मॉड्यूल को क्या करता है? डिटेल्ड में डिफाइन करता है, डिटेल्ड में शो करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिटेल्ड होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके जो भी आपका सिस्टम है उसे डिवाइड कर देगा मॉड्यूल्स में, उन्हें डिफाइन करेगा, फिर मॉड्यूल्स को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगा, उन्हें डिफाइन करेगा। सो इनकी डिटेल जो होती है, डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये ज्यादा डिटेल्ड है और नेम्ड एज स्ट्रक्चर चार्ट इसे हम बोलते हैं। कहां से डिराइव हुआ है? डाटा फ्लो डायग्राम से। सो स्ट्रक्चर चार्ट क्या है? ऐसा चार्ट जो डिराइव हुआ है डाटा फ्लो डायग्राम से, जो हमारे सिस्टम की वर्किंग को शो करता है। कैसे शो करता है? पहले उसे मॉड्यूल्स में तोड़ के एंड देन उसको सब मॉड्यूल्स में बना के उनको डिटेल्ड हमें डिफाइन करता है। सो इसके फीचर्स क्या होंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट तो यही होगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने 40 पेज का, 20 पेज का एक पैराग्राफ लिख दिया है, वो पेजेस पढ़ते रहो और समझते रहो, तो हम समझेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना क्या हो जाता है, फिर वो हमारे लिए बोर्डम आ जाता है कि हम उसे समझना चाहेंगे ही नहीं। वो ईजी होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा, तब भी हमें वो क्या होगा? समझ नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये बोलते भी हैं कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो हमारी पिक्चर्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं, वो हम ज्यादा इजिली अंडरस्टैंड करते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर चार्ट भी क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डिटेल्ड में दिखा रहा है लेकिन ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखा रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बिना बोर्डम के, बिना उससे फेड अप हुए। मोर डिटेल्ड, ये तो हमने मीनिंग में ही किया है कि ये डिराइव हुआ है डाटा फ्लो डायग्राम से, लेकिन ये क्या है? मोर डिटेल्ड है, यानी कि जितनी डिटेल हमें डाटा फ्लो डायग्राम प्रोवाइड कराता है उससे भी बहुत ज्यादा डिटेल हमें कौन प्रोवाइड कराता है? स्ट्रक्चर चार्ट प्रोवाइड कराता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितनी ज्यादा आपको डिटेल में आंसर दे रखा होगा, जितनी ज्यादा डिटेल में आपको वो दिखा रखा होगा, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज साथ साथ सॉल्व होती रहेंगी। अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो आप साथ साथ देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। उसके बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग वो आपको प्रोवाइड करते हैं।
रिप्रेजेंटेशन इन मॉड्यूल्स, कि ये क्या करता है, आपके डाटा को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है, आपके सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से रिप्रेजेंट करता है और उन मॉड्यूल्स को भी क्या करता है, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है एंड देन उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो ये क्या करता है, आपके जो डाटाबेस है, डाटा है, उसको रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूल्स की फॉर्म में। हायरार्किकल यानी कि जो भी ये हायरार्की को फॉलो करता है, यानी कि सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाटा उठा के इसने मॉड्यूल्स बना दिए और किसी के भी मॉड्यूल दूसरे के साथ जोड़ रहा है। अगर हमारे दो सिस्टम हैं तो फर्स्ट के मॉड्यूल दूसरे से नहीं अटैच्ड होते, वो क्या होते हैं, जो उसके सब टाइप्स होते हैं उन्हीं को उसके सब मॉड्यूल्स बनाया जाता है, यानी कि एक हायरार्की, एक सीक्वेंस को ये क्या करता है, फॉलो करता है। स्पेसिफिक टास्क टू ईच लेयर, यानी कि जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, उसके सब मॉड्यूल्स होंगे, उनके भी अगर कोई सब मॉड्यूल है तो हर एक के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होगा, यानी कि हर मॉड्यूल कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, हर एक लेयर के लिए कोई ना कोई टास्क इसमें डिफाइंड होता है। सो इसके फीचर्स क्या हुए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोर डिटेल्ड है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेशन इन मॉड्यूल्स, हायरार्किकल एंड स्पेसिफिक टास्क टू ईच लेयर। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, जो हमारे स्ट्रक्चर चार्ट होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट एंड ट्रांजैक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट। ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट आर डिजाइंड फॉर द सिस्टम दैट रिसीव एन इनपुट विच इज ट्रांसफॉर्म बाय अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बीइंग कैरिड आउट वन मॉड्यूल, यानी कि एक मॉड्यूल में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं ताकि हम उस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर सके। सो जो भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होने में जो सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सीक्वेंस होती है, उसके अंदर हम कौन से चार्ट को यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने बहुत सी प्रोसेसेस को फॉलो किया। अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो यानी हमें प्रोसेसेस को शो करना होगा। सो ऐसे चार्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट। और ये वही सिस्टम यूज करते हैं जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वो बहुत से ऑपरेशंस को इंक्लूड करती है, यानी कि इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करने में जितने बिटवीन में प्रोसेसेस आएंगी, ऑपरेशंस आएंगे, उन्हें डिफाइन किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में with the help of transform centered structure chart. Second is transaction centered structure chart. Transaction centered structure chart define a system that processes a number of different transaction for performing a desired task. यानी कि इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितनी चीजें हम परफॉर्म करते हैं, जितनी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उनको जो शो करता है वो हमारा होता है ट्रांजैक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर। यानी कि पहला क्या था, जो ट्रांसफॉर्म, अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना है तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट का। और अगर हमें ट्रांजैक्शन को शो करना है, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट। जिन सिस्टम में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसे यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट को। और जिन सिस्टम में ज्यादा काम किस चीज का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वो किसको यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड स्ट्रक्चर चार्ट। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। अब जो हम स्ट्रक्चर चार्ट यूज करते हैं उसके हमारे लिए एडवांटेजेस क्या होंगी, मोर डिटेल्ड, यानी कि आपको ये ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगा। जितना ज्यादा आपको उसके बारे में मिलेगा उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उतना ही ज्यादा आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। सो ये आपको बेस्ट, इसका क्या है, एक एडवांटेज ये है कि ये आपको ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका ये स्कोप नहीं रहता है कि मुझे ये पता नहीं चला या ये चीज कंसील्ड रह गई, ये छुपी रह गई। ये आपको अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिटेल आपके पास होंगी उतनी ही बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी ही बेटर आप क्या कर सकोगे, डिसीजन मेकिंग कर सकोगे। क्योंकि जितना आप अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करोगे उसी बेस पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं अपने सिस्टम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो उतनी ही बेटर आपकी डिसीजन मेकिंग भी होगी। हेल्पफुल इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन, कि बेटर तरीके से आप उसे एग्जीक्यूट कर सकोगे, बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकोगे। क्योंकि अगर आपके हाथ में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये पता होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, उनको आप पहले ही डील कर लोगे और आपकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सो ये आपको हेल्प करता है कि आप बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सको। क्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ये स्ट्रक्चर जो है आपको वो क्लियरली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर होता है, यानी कि जो उसके अंदर आपको पॉइंट्स होते हैं कि आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है, क्या शेप्स यूज करनी है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल शेप का हमने यूज कर रखा है।
इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अगर आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो और अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा कंपिटिटिव बना देगा, उसकी कंपेटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो उसकी इंक्रीज करेगा इफेक्टिवनेस को भी और एफिशिएंसी को भी। देन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जितना ज्यादा वो डिटेल्ड होगा उतनी ही ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसमें इन्फॉर्मेशन भी हमें क्या होती है, डिटेल्ड होती है, सीक्वेंस फॉर्म में मिलती है, यानी कि एक हायरार्की को वो फॉलो करता है, सबको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, तो वो हमारे टाइम को भी सेव करता है और हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस, जैसे हर चीज की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज नॉट शोइंग इन फॉर्मल चैनल्स, कि जो हमारा स्ट्रक्चर चार्ट है वो हम फॉर्मल चैनल्स के लिए ही यूज करते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। इनफॉर्मल चैनल्स को ये शो नहीं कर सकता, उसमें ये क्या हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, एम्बिग्यूटी आ जाती है। सो ये हम क्या करते हैं, सिर्फ इनफॉर्मल चैनल्स के लिए यूज नहीं करते हैं, उनसे हम ओनली फॉर्मल एंड ऑफिशियल चैनल्स के लिए ही यूज किया जाता है। मेंटेनेंस हेडेक, यानी कि जितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है, इतनी डिटेल में हम जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मीन्स मॉड्यूल्स होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं, सो उसे मेंटेन करना एक हेडेक है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस एक इजी वर्क नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें होंगी, उन्हें मेंटेन करना, मैनेज करना, ऑपरेट करना एक इजी टास्क नहीं है। सो उसमें हमें डिफिकल्टी आती है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर आप एक सिंपल चीज को डिफाइन कर रहे हो डिटेल में तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है और उन्हें आपको स्ट्रक्चर चार्ट में डिफाइन करना है, सो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, सो वो उसे समझना भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास होता है, लार्ज ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। देन टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली टाइम तो कंज्यूम होगा ही, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में चलना है, हर चीज को डिटेल में आपको इन्फॉर्म करना है, हर चीज की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सो ये आपके टाइम और एफर्ट्स दोनों को कंज्यूम करता है। रिक्वायर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि अगर किसी को स्ट्रक्चर चार्ट बनाना है तो उसके लिए हमें कौन चाहिए होगा, नॉलेजेबल पर्सन चाहिए होगा, ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसके पास उसकी ट्रेनिंग है, एक्सपर्टाइज है। कोई भी नॉर्मल पर्सन, लेमन पर्सन स्ट्रक्चर चार्ट हम नहीं बना सकते जब तक हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो स्ट्रक्चर चार्ट को समझने के लिए भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए, एज वेल एज बनाने के लिए हम उसमें ट्रेंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन जो जिसको उसके बारे में नहीं पता हो वो बना सकता है। कंफ्यूजिंग, कि कई बार हमारे जो स्ट्रक्चर चार्ट होते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, हम नंबर ऑफ चीज जो है ऐड कर देते हैं, सो तो उस टाइम वो क्या हो जाता है, हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग में हमें डिफिकल्टी आती है। सो ये सब क्या है, हमारी डिसएडवांटेजेस है। नाउ सिंबल्स यूज इन कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर चार्ट, जब आप स्ट्रक्चर चार्ट को यूज करते हो तो कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हो इंपोर्ट डाटा, कि अगर आपको इंपोर्ट किया है, आपने बाहर से कोई डाटा आया है, उसको दिखाने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, ये जो फिल्ड एरो है विद दिस सर्कल। देन एक्सपोर्ट डाटा, हमारी एरो की शेप बदल जाती है, यानी कि वो नीचे की साइड थी, एक्सपोर्ट के लिए हम ऊपर की साइड कर देते हैं, ये हमारा एक्सपोर्ट डाटा उसे शो करता है। देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अगर इकट्ठा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिल्ड एरो के साथ बीच में सर्कल आ जाएगा, इसमें हम इस शेप को यूज करते हैं। देन मेजर डिसीजन, जो ये डायमंड साइज है, ऐसे हम यूज करते हैं, जो हमारे डिसीजन बहुत मेजर होते हैं, क्रूशियल होते हैं, वो डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड रिपीट टास्क, ये जो हमारी एरो है रिवर्स की, उसको हम यूज करते हैं रिपीट टास्क को शो करने के लिए। सो ये सारे सिंबल्स हैं, जब हम स्ट्रक्चर चार्ट को बनाते हैं तब हम यूज करते हैं। जो हमारा इंपोर्ट डाटा है, एक्सपोर्ट डाटा है, कि मेजर डिसीजन कौन से हैं, रिपीट कैसे हो रहे हैं, ये हम यूज करते हैं। हमने देखा कि वो क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। सो हमने ये इसमें दिखा भी रखा है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, मॉड्यूल एक मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, देन उनको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कंट्रोल मॉड्यूल वो बोले जाते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल वही होते हैं जिसके सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं। अगर एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको हम सब मॉड्यूल में डिवाइड नहीं कर सकते तो वो हमारा सिंपल मॉड्यूल होगा, उसको हम कंट्रोल मॉड्यूल नहीं बोल सकते। और ये हमने अभी देखा था कि हम जो जो चीजें यूज करते हैं, जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, हमारा फोर्थ क्या है, मेजर डिसीजन। और ये हमारे मेजर डिसीजन का यहाँ पे यूज भी हो गया, यानी कि ये जो हमारा डायमंड का ये क्या शो कर रहा है कि मेजर डिसीजन है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर डिसीजन को शो करते हैं इस सिंबल के साथ। देन हमारा क्या है, मॉड्यूल, जब हमारा एक मॉड्यूल दूसरे को कुछ ट्रांसफर करता है, तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है। जब हमने देखा था कि हमारी एरोज कैसे ट्रांसफर करती हैं, तो हमने देखा था कि इंपोर्ट डाटा और एक्सपोर्ट डाटा के लिए हम एरो का यूज करते हैं। सिमिलरली हमारी यहाँ एरो यूज की गई है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं।
So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.